नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोग के सामने कृषि भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो कृषि भूगोल का आधारभूत विषय है। आज का हमारा विषय है कृषि भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, द डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार कृषि क्या है, कृषि की परिभाषा क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो बात करते हैं कृषि का अर्थ एवं परिभाषा के साथ। शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान इटिमोलॉजी के अनुसार कृषि का अभिप्राय कर्षण से है या खींचने से है, जो नए स्थान पर खेती करने की विशिष्ट क्रिया की ओर संकेत करता है। कृषि को अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द से प्रयुक्त किया जाता है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द, एक एगर और दूसरा कल्चर शब्द से बना है। एगर का अर्थ होता है मृदा और वहीं कल्चर जीवन जीने की एक विशेष कला से संबंधित है। इस प्रकार सामान्य अर्थों में कृषि को देखा जाए तो भूमि को जोतकर फसल पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। चलिए देखते हैं आखिरकार कृषि भूगोल क्या है। कृषि भूगोल के अंतर्गत या कृषि के अंतर्गत पशुपालन तथा शस्योत्पादन यानी कि फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। हालांकि पशुपालन फसल उत्पादन से भिन्न है, परंतु कृषि भूगोल के अध्ययन के दौरान मुख्य रूप से फसल उत्पादन और दूसरी ओर पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान जिमरमैन के अनुसार कृषि के अंतर्गत पशुपालन, शस्योत्पादन यानी फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, सिंचन, मत्स्य पालन एवं अन्य जलीय जीव पालन को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि यह परिभाषा कृषि भूगोल की यह परिभाषा बहुत व्यापक होने की वजह से विद्वानों ने इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं किया गया। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कृषि भूगोल के अंतर्गत मुख्य दो तथ्यों को पढ़ा जाता है। वो है, पहला है फसलों का उत्पादन और दूसरा है पशुपालन। विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन और विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि भूगोल की परिभाषा की ओर। 1969 में ग्रीक महोदय ने कहा कि कृषि की फसलों का उत्पादन करने की क्रिया वह विज्ञान जिसमें कृषि की फसलों का उत्पादन किया जाता है वह कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। आगे चल के 1972 में बेनेह महोदय ने परिभाषा दिया, जो सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इनके अनुसार कृषि भूगोल को भूगोल की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कृषि परिघटनाओं जैसे कि कृषि पद्धति, फसलों के स्थानीय वितरण से संबंधित है तथा उनके वितरणों की व्याख्या भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध अंतःक्रियाओं के संदर्भ में किया जाता है। कहने का मतलब है, बेनेह महोदय के अनुसार कृषि की परिघटनाओं, कृषि की विभिन्न पद्धति तथा फसलों का वितरण एवं भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मध्य क्या संबंध है, क्या अंतरक्रिया है, उसका अध्ययन करना ही कृषि भूगोल कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार कृषि भूगोल को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के उत्पादन स्थिति, फसल वितरण चाहे क्षेत्रीय आधार पर हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार भिन्नता है, या फिर कलिक यानी कि समय के आधार पर एक समय से दूसरे समय में किस प्रकार भिन्नता है, के कार्य कारण एवं क्रिया क्षेत्र के अंतर संबंधों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि भूगोल का उद्देश्य क्या है? आखिरकार कृषि भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? जसबीर सिंह एवं ढिल्लो ने 1984 में कृषि भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कुछ तथ्यों पे प्रकाश डाला, जिनमें प्रमुख है, पृथ्वी के धरातल पर कृषि के विभिन्न प्रकार के वितरण, स्थानिक रूप से कार्य प्रणाली की व्याख्या करना कृषि भूगोल का एक उद्देश्य है।
वही दूसरा, कृषि के विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित होने वाले उनकी समानता एवं असमानताओं का अध्ययन करना कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। तीसरा है कृषि पद्धति कार्यात्मक तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करना भी कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, कृषि में होने वाले परिवर्तनों की दिशा एवं मात्रा को निर्धारित करना या प्रकाशित करना भी कृषि भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर फसल उत्पादन तथा शस्य संयोजन प्रदेशों, शस्योत्पादन प्रदेशों या शस्य संयोजन प्रदेशों या कृषि उद्यम प्रदेशों का सीमांकन, कहने का मतलब है फसल के आधार पर अलग अलग प्रदेशों को चिन्हांकित करना भी कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। अगला है प्रदेशों के विभिन्नता के स्तर पर मापन एवं परीक्षण, यानी कि कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उनकी भिन्नता के आधार पर उनका मापन करना, उनका परीक्षण करना भी कृषि भूगोल का हिस्सा है। अगला है कृषि उत्पादकता के विचार से कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना, यानी कि यदि हम इस दृष्टि से देखा जाए कि किस क्षेत्र में कृषि कार्य अधिक अच्छा है और किस कार्य में कमज़ोर है, तो कमज़ोर क्षेत्रों को पहचान करना तथा उसे बढ़ावा देना भी कृषि भूगोल के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं कृषि भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में। कृषि भूगोल की प्रकृति, द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। जैसा कि आप सब लोग को पता है, ज्योग्राफी को दो भागों में बांट सकते हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल एक प्रमुख शाखा है और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल उसकी उपशाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के क्षेत्रीय वितरण, प्रतिरूपों, विषमताओं का अंतर संबंध का अध्ययन करना। इस प्रकार यदि देखा जाए तो फसल उत्पादन, पशुपालन का भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना क्या होता है, कृषि भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत शामिल होता है। कहने का मतलब यह है, भूगोल भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का विश्लेषण करता है और कृषि, पशुपालन एवं फसल उत्पादन के को पढ़ा जाता है। इन दोनों के आपसी संबंधों को क्षेत्रीय प्रतिरूप के, इन दोनों के अर्थात फसल उत्पादन, पशुपालन एवं भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को के अंतर संबंधों का विश्लेषण करना ही भूगोल की कृषि भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। बर्नहार्ड महोदय ने कृषि भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में बात करते हुए हेटनर की विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने 3 प्रमुख प्रकार की प्रकृति के संदर्भ में बात किया। पहला है, उन्होंने बताया कि कृषि भूगोल की प्रकृति व्यवस्थित विज्ञान के जैसी है और उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत समानता, विषमता, एकरूपता, सहचर्यता का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी बात किया कि कृषि भूगोल की प्रकृति ऐतिहासिक विज्ञान के जैसी है और इसके अंतर्गत कृषि की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं तथा अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसके उद्भव एवं विकास के क्रम को ज्ञान प्राप्त करने के रूप में। अगला उन्होंने कहा कि कृषि भूगोल की प्रकृति भौगोलिक विज्ञान के जैसी है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र तथा उत्पादन, वितरण, प्रतिरूप का अध्ययन क्षेत्रीय तथा कालिक संदर्भों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कृषि की प्रकृति की ओर। इससे पूर्व जैसे हमने कृषि की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और कृषि की परिभाषा को पढ़ने के संदर्भ में 3 विशेषताएं सामने आते हैं, जो निम्न विशेषताएं सामने आते हैं निष्कर्ष के तौर पे, जिसे हम कह सकते हैं। पहला होता है, यह एक आवश्यक व्यवसाय है। दूसरा, कृषि एक जीवन जीने की पद्धति है। इनमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से या धरातल से उत्पादित किए जाते हैं। यह पौधा तथा पशुओं की प्रजनन प्रक्रिया की एक क्रिया होती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो कृषि क्रिया के रूप में कृषि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसकी अधिकांश
इसकी अधिकांश संकल्पना भूगोल पर आधारित है। कृषि के भौगोलिक विवेचन अर्थात कृषि में प्रादेशिक विभिन्नता का अध्ययन, भौगोलिक परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है और इस विचारधारा से अधिकांश विद्वान सहमति प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कृषि का भौगोलिक विवेचन, कृषि का भौगोलिक विवेचन अर्थात कृषि में प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन कैसे करना है। कृषि भूगोल में प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसमें होने वाले परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है। यह अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं कृषि भूगोल की प्रकृति कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के संदर्भ में। जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में बात किया था कृषि भूगोल के विकास के संदर्भ में। कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र, इसमें विषय क्षेत्र कहने का अर्थ होता है स्कोप, या विषय क्षेत्र कहने का मतलब होता है आखिरकार इस पर्टिकुलर विषय के अंतर्गत क्या क्या तथ्य पढ़ा जाता है, क्या क्या सह विषयों को पढ़ा जा सकता है, यही उसका स्कोप या फिर विषय क्षेत्र कहलाता है। 1930 से 1940 तक कृषि का मुख्य उद्देश्य था या फिर उसके विषय क्षेत्र का मुख्य विषय था खाद्यान्नों की उत्पादन का अध्ययन करना, और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय वितरण, प्रदेश में मिट्टियों के प्रकार तथा प्रति हेक्टेयर उपज का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा 1930 से 1940 के दौरान कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्नों की उत्पादन, और इसके अंतर्गत निम्न 3 तथ्यों को ध्यान में दिया था। एक तो क्षेत्रीय वितरण को, दूसरा मिट्टियों का प्रकार कैसा है, और प्रति हेक्टेयर उपज क्या था। 1930 से 40 के दौरान सिर्फ ये 3 तथ्य ही इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1930-40 के बाद विश्व युद्ध और उसके बाद विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट आने के फलस्वरूप यह ध्यान दिया गया कि अभी तक जो सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के लिए के उद्देश्य से किया जाता है, क्यों ना इसको वाणिज्यीकरण कर दिया जाए, ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे थोड़ा सा छुटकारा हमें मिल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृषि को वाणिज्यिक फसलों में शामिल कर दिया गया और वाणिज्यिक फसलों की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर लिया। अब वाणिज्यिक फसल भी कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। अब कल समय के साथ स्थानीय रूप से पोषण स्तर को भी ध्यान दिया गया, स्थानीय रूप से पोषण स्तर को भी ध्यान दिया गया। अब चूंकि पोषण स्तर को ध्यान दिया गया है तो उसके अनेक तत्वों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया। साथ ही साथ जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन किया जाने लगा। इसके पश्चात कृषि भूगोल का विषय क्षेत्र में कृषि संरक्षण को महत्व दिया जाने लगा, कृषि संरक्षण को महत्व दिया जाने लगा। इसमें जो संरक्षण की विधियाँ विकसित की गई थी उन्हें ध्यान दिया जाने लगा। तत्पश्चात सिंचाई तथा सिंचाई के ऊपर ध्यान दिया गया और अपवाह की समस्याओं को भी भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मान लिया गया। एक बार और देख लीजिएगा 1930 से 40 के दौरान क्या किया गया था? कृषि का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन था, जिसमें वितरण, प्रदेश में मिट्टियों का प्रकाश है, उत्पादन कैसे, ये पढ़ा जाता था। फिर उसे वाणिज्यिक फसलों में शामिल कर लिया गया। अब वाणिज्यिक फसल भी कृषि भूगोल का एक विषय बन गया। तत्पश्चात उसे पोषण स्तर के तौर पर ध्यान लिया गया और पोषण स्तर और जनसंख्या को भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर मृदा संरक्षण को शामिल किया गया। तत्पश्चात सिंचाई यानी कि अपवाह की समस्याओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। चलिए देखते हैं और आगे। अगर इसके पश्चात बात करें तो भूगोलवेत्ता का विचार प्रादेशिक असंतुलन की ओर चला गया। प्रादेशिक असंतुलन कहने का मतलब है, प्रादेशिक असंतुलन कहने का मतलब है कृषि कार्य या फिर उत्पादन कार्य एक रीजन में अधिक होता है और एक रीजन में कम होता है। इसके पीछे बहुत सारे धरातलीय या प्राकृतिक और आर्थिक मानवीय कारण जिम्मेदार होते हैं। तो विद्वानों ने कहा कि एक क्षेत्र में फसल अधिक होता है, एक क्षेत्र में कम होता है, क्यों ना ये प्रयास किया जाए कि कुछ ऐसा काम
जिस क्षेत्रों में अधिक फसल होता है वहाँ का अध्ययन किया जाए और उसका अप्लाई किया जाए उन क्षेत्रों में, या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पे कम फसल होती है वहाँ पे सुविधा प्रदान किया जाए, ताकि ये जो असंतुलन है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उत्पादकता की या फिर उत्पादन की, वो क्या हो सके, कम हो सकते हैं। अतः अब असंतुलन को दूर करना, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, इसके विषय क्षेत्र कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब चूंकि कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था, वाणिज्यिक फसलों की ओर ध्यान देना गया था, तो वाणिज्यिक हो गया था तो उन्हें मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना जरूरी था। इसलिए उन्होंने विपणन, परिवहन, भंडारण, इस मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था तथा अनाज या फिर उत्पादन को संभाल कर रखने के लिए भंडारण की समस्या का विवेचन किया जाने लगे। यानी कि कहने का मतलब है एक और मार्केटिंग, परिवहन एवं भंडारण को भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तीव्र गति से बदलते हुए वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कारकों से कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र में परिवर्तन आता रहा। यह किसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी था। कृषि भूगोल की परिधि में मुख्य विषय फसल उत्पादन, पशुपालन है, जिनमें सम्यक अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य भूमि उपयोग का स्थानीयकरण, कृषि पद्धतियों का निर्धारण, कृषि पद्धतियों का स्थानिक तथा कालिक अंतर किस प्रकार है तथा पर्यावरण के पर उसका पारस्परिक संबंध क्या है, इसकी विवेचना किया गया। कहने का मतलब है कृषि भूगोल के परिधि के तौर पे मुख्य रूप से फसल उत्पादन और पशुपालन आता है, लेकिन समय के साथ चूंकि हमारी प्राविधिक और वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा, इसलिए हमारे अध्ययन का उद्देश्य बदलते हुए भूगोल में भूमि उपयोग को भी शामिल किया गया। कृषि के विभिन्न पद्धतियों का निर्धारण किया गया। कृषि में स्थानिक एवं कालिक यानी कि क्षेत्र और समय के अनुसार क्या क्या अंतर पाया जा रहा है उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। साथ ही पर्यावरण के साथ, भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ कृषि का अंतर संबंध क्या है, इसको भी शामिल किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। कृषि पद्धति का वास्तविक स्वरूप 3 समूहों पर निर्भर करता है। जो कृषि पद्धति है उसका स्वरूप 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है कृषि क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें कृषि भूमि की स्थानीय विशेषताएं शामिल होती हैं। दूसरा है कृषि फर्म की सापेक्ष स्थिति, आखिरकार उसका लोकेशन क्या है। तीसरा है कृषक की व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और विशेषताएं। देखिए 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट करता है कि कृषि पद्धति का स्वरूप कैसे होगा, और कृषि पद्धति यदि अच्छी होगी तो हमारी उत्पादन भी अच्छी होगी। जो 3 चीज़ था, पहला तो भूमि का खेत की विशेषता क्या है, कितना उपजाऊ है, कितना नहीं है। दूसरा कि आखिरकार जो हमने फर्म बनाया है, कृषि फर्म बनाए हैं, उसकी लोकेशन क्या है। और तीसरा होता है जो कृषक है उसकी सामाजिक, व्यक्तिक और आर्थिक, राजनीतिक स्तर क्या है। यानी कि कहने का मतलब है कि आने वाले समय में एक और कृषि पद्धति, यानी कि इस प्रकार कृषि पद्धतियों का निर्माण में 2 तत्व प्रभावित करते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा पर्यावरण। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा तथा स्थानीय संरचना एवं प्रादेशिक विविधता शामिल होता है। अतः कहने का मतलब क्या है कि कृषि उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देने के लिए अब कृषि के विषय क्षेत्र के अंतर्गत धरातलीय स्वरूप का भी अध्ययन किया जाने लगा, जलवायु का भी अध्ययन किया जाने लगा, मृदा का भी अध्ययन किया जाने लगा तथा स्थानीय संरचना तथा प्रादेशिक विविधता का भी अध्ययन किया जाने लगा। और ये सभी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो गया। आगे चलकर कृषि से संबंधित समस्याओं के विषय में बात किया गया, अर्थात इन कृषि में समस्याएं क्या आ रही है और उन्हें दूर करने के लिए कृषि का नियोजन किया गया। तो अंत में कृषि की जितनी भी समस्याएं हैं तथा कृषि संबंधी नियोजन को भी कृषि भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। चलिए आखिरकार देखते हैं विषय क्षेत्र के बाद कि कृषि भूगोल का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो इसके अंतर्गत मुख्य महत्व जो है
इस प्रकार है। कृषि भूगोल का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि क्रिया वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करती है। सबसे पहला है वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है फसल उत्पादन, फसल विविधता, उपज प्रति इकाई, शस्योत्पादक या शस्य विविधता लिखा गया है। शस्य का मतलब होता है फसल, इसी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। फसल उत्पादन, फसल विविधता तथा प्रति एकड़ या प्रति इकाई उत्पादन क्या है, इस विषय में आधारभूत सूचना प्राप्त करती है। ठीक है, देखिए महत्व के बारे में बात कर रहे हैं कृषि। आखिर कृषि भूगोल का महत्व क्या है? एक तो पहला चीज़ है कि वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है कृषि का, वही दूसरी ओर हमें फसल, उसकी विविधता तथा प्रति एकड़ या फिर प्रति इकाई उत्पादन होता है, इसके संदर्भ में हमें आधारभूत सूचनाएं प्राप्त करता है। तीसरा है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश में कृषि संसाधनों तथा कृषि भूमि का उपयोग मानचित्रण देश के संसाधन नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहने का मतलब है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है जो मुख्य रूप से कृषि पर ही डिपेंड करता हो। उन क्षेत्रों में कृषि भूमि का उपयोग तथा कृषि संसाधनों का यदि हमारे पास जानकारी हो तो हम आने वाले समय में अपने देश को विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ये सभी जानकारी हमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या फिर कृषि भूगोल के माध्यम से प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, कृषि भूगोल का महत्व निर्णयकर्ता के लिए दिशा निर्देश तथा सहायता देते हैं। यानी कि कुछ विशेषज्ञों की बात हो रही है यहाँ पे, अर्थशास्त्रियों, सिंचाई इंजीनियरिंग, प्रादेशिक नियोजनकर्ताओं, इंजीनियरों, जननांकीय परियोजनाओं तथा अन्य विशेषज्ञों के लिए क्या करती है, कृषि भूगोल आंकड़े प्रयुक्त कराती है। इस वजह से कृषि भूगोल का महत्व अधिक है और व्यापक भी है। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में देखा कि सबसे पहले हमने कृषि के बारे में जाना, तत्पश्चात हमने ये जाना कि कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से पशुपालन तथा फसल उत्पादन को शामिल किया जाता है। तत्पश्चात हमने उसकी प्रकृति के बारे में बात किया, उसके बाद हमने उसके विषय क्षेत्र के बारे में बात किया और अंत में हमने महत्व के बारे में बात किया। इस प्रकार से यह टॉपिक पूर्ण होता है। हमारा आने वाला टॉपिक होगा डिफरेंट अप्रोचेस, यानी कि कृषि भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या होंगे। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।